चोरी ट्रेन टिकट। सिंगनूर नाम के गांव में पीयूष नाम का एक साहूकार रहता था। वो बहुत कंजूस और चालबाज था। वो ब्याज के लिए लोगों को बहुत परेशान करता रहता था। उसे सोना बहुत लुभाता था। वो अपने शरीर को सोने के आभूषणों से भरकर लोगों को दिखाता रहता था। एक दिन घर के पास आए सब्जी वाले को बातों में उलझाकर, ये कैसी सब्जियां हैं, सब सड़े हुए हैं, कैसी सब्जियां ये, एक भी सब्जी अच्छी नहीं है, छी छी कहकर अपने घर के सामने जमीन पर गिरा देता था। बाद में सब्जी वाले के जाने के बाद उन्हें उठाकर घर के अंदर ले जाता था। उसे अपनी पत्नी को देकर सब्जी बनाने को कहता था। लालच है, ये क्या हरकत है? अपने पास इतने पैसे हैं, पैसे देकर अच्छी सब्जी खरीद कर ला सकते हैं ना। तुम्हें क्या, तुम तो ऐसे ही कहोगी। पैसे कमाने वाला ही जानता है कितना मुश्किल है। ठीक है, अब परसों शादी में जाना है, याद है ना? हाँ, याद क्यों नहीं है? यात्रा करना हो तो तुम उस घटिया बोरी में बैठ जाते हो और मुझे आपको उठाकर ले जाना होता है। क्या किस्मत है। इसे कहते हैं एक टिकट में दो सवारी। अगर मैं अकेला टिकट ना लूं तो कौन सा रेलवे का नुकसान हो जाएगा। ऊपर से बिना सोना पहने मुझे बाहर जाना अच्छा ही नहीं लगता। इसीलिए बोरी में सुरक्षित होगा। शादी वाले घर में सब मेरे आभूषण देखकर जलेंगे। यूं वो बेचारी उसे बोरी में डालकर रेलवे स्टेशन ले जाने लगी। एक ऑटो वाला उसके पास आकर, क्यों बहन जी, इतना बोझ क्यों उठाकर ले जा रहे हो? आइए बैठिए, कहाँ जाना है? बोरी में बंद पीयूष, अरे ऑटो कुछ नहीं चाहिए, चलो जाओ यहाँ से कमीने। ये क्या बहन जी, आपकी आवाज ऐसी कैसे, मर्द की तरह? ऑटो में बैठना ना हो तो कमीना क्यों कहते हो? वो जुकाम हुआ है, इसीलिए तुम्हें ऐसा सुनाई दिया होगा। ऑटो में बैठकर जाना मेरी किस्मत में नहीं है भैया, कहकर जाने लगी। बाद में रेलवे स्टेशन पर काउंटर में एक ही टिकट खरीदा। फिर बोरी को प्लेटफॉर्म में उतारकर ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगी। इतने में एक कुत्ता आकर बोरी को सूंघने लगा। बोरी में बैठा पीयूष उसे देखकर जाओ यहां से कहकर फुसफुसाने लगा। यह सुनकर कुत्ते को शक हुआ और वो जोर जोर से भौंकने लगा। बाद में अपना पैर उठाकर मूत कर चला गया। बाद में वो बोरी को अपने साथ लेकर जाने लगी। टीसी आया, टिकट चेक करके चला गया। तभी एक यात्री वहां आया और, क्यों बहन जी, बोरी को सीट पर क्यों रखा है? हम कहां बैठे? उसे उतारकर पैर के पास रखो। इस बोरी को नीचे नहीं रखना चाहिए, इसे सीट पर ही रहना होगा। क्यों, कह रहा हूं ना, तो समझ में नहीं आता। ये कोई खास बोरी है क्या? कहकर उस बोरी को उसने लात मारा। बस वो बोरी लुढ़कते हुए नीचे गिरी और लुढ़कते हुए जाने लगी। वो उठकर बोरी के पीछे भागने लगी। ये देखकर पास में बैठे दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, क्यों भाई, औरतों से ऐसे बर्ताव करते हो? वो कह रही है ना कि वो बोरी खास है, उसे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे बहन जी, हम खड़े हो जाते हैं, तुम आकर उस बोरी को साथ में रखो और बैठ जाओ यहाँ, कहकर वे दोनों उठ गए। यूं वो आकर उस बोरी के साथ वहां जाकर बैठी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उठकर, देखने में आप दोनों बहुत भले दिखते हैं भैया, मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ, जरा इस बोरी का ख्याल रखना। ठीक है बहन जी, आप जाइए। यूं उसके जाते ही वे दोनों बोरी उठाकर वहां से भाग गए। बाद में एक स्टेशन में उतरे। लौटकर आकर जब बोरी नहीं दिखी तो वो चिंतित हो गई। चोर बोरी के साथ घोड़े पर जाने लगे। यूं काफी दूर जाने के बाद एक जंगल में पहुंचे। उस बोरी को उतारकर, अरे ये कोई छोटी मोटी चोरी के लिए गए थे हम लोग, पर अपनी किस्मत अच्छी है इसीलिए ये बोरी हाथ लगी। दूसरा, हाँ यार, वो इसको इतने ध्यान से संभाल रही थी कि इसका मतलब ये है कि इसमें जरूर कुछ खास है। तब पीयूष सिर्फ मुंडी निकालकर, भैया इस बोरी में मैं हूँ, टिकट खरीदने में कंजूसी करके यूं बोरी में छिपकर यात्रा कर रहा था। आप लोग जाओ, मैं भी अपने घर जाता हूँ। क्यों रे नीच कमीने, हमारा टाइम खराब किया, ऊपर से हमें जाने को कह रहे हो? वैसे सिर्फ मुंडी निकाल कर क्यों बात कर रहे हो? उठो, खड़े हो जाओ,
नहीं तो मरोगे। बेचारा पीयूष लाचार होकर उठकर खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर को सोने में लदा देखकर चोर दंग रह गए। वाह क्या किस्मत है। लगता है कि ये खास हमारे लिए आया हुआ चलता फिरता जेवर की दुकान है। सुन, चुपचाप सब कुछ उतारो, नहीं तो मार डालेंगे, कहकर उसे डराया। इस तरह उसने अपने सारे जेवर उतारे और उन्हें दे दिया। वे दोनों वहां से चले गए। इसके बाद उसने गांव में जेवर पहनकर घूमना बंद कर दिया। जहां भी जाता टिकट खरीद कर ही जाता था। एलिफेंट रेस्क्यू। एक गांव में जगन्नाथ नाम का एक धनवान रहता था। उसकी पत्नी थी मेनका और बेटा रितेश था। जगन्नाथ बहुत धनवान था पर दूसरों की मदद नहीं करता था। एक दिन उनके घर में एक काम कर रहे नौकर ने आकर, मालिक मेरी पत्नी बहुत बीमार है, डॉक्टर कहते हैं कि यदि तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो वो बच नहीं पाएगी। अगर आप मुझे 1 लाख रुपए उधार देंगे तो मैं अपने वेतन से धीरे धीरे उसे चुका दूंगा। कृपा करके मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए मालिक। क्यों रे, 1 लाख रुपए चाहिए हैं? तुम अपनी औकात जानते हो ना। तुम्हारे अपने वेतन से उधार चुकाने हो तो कई साल लग जाएंगे। इसकी क्या गारंटी है कि तुम उतने साल जियोगे? अगर हो भी तो पहले ही पैसे ले चुके हो तो तुम ठीक से काम तो नहीं करोगे। वैसे मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं? तुम मेरे लिए मुफ्त में काम कर रहे हो क्या? दोबारा पैसे मांगे तो ठीक नहीं होगा। जाओ जाओ। वो दुखी होकर चला गया। ये देख मेनका को बहुत दुख हुआ। जगन्नाथ ऐसा था तो उसका बेटा एकदम उसके विपरीत था। स्कूल में रितेश गरीब बच्चों को अपने पेन, पेंसिल, नोटबुक्स वगैरह सब देता रहता था। जो बच्चे खाना नहीं लाते उन्हें अपने लंच बॉक्स में से खाना बांटता था। हर रोज कार में स्कूल जाते हुए दूसरे बच्चों को भी कार में बिठाता था। एक दिन जगन्नाथ अपनी पत्नी से, ये क्या, ये ऐसी हरकतें करता रहता है? सुना है कि ये स्कूल में सब कुछ बांट देता है। अरे कार में दूसरे बच्चों को भी बिठाता है। ऐसा ही रहा तो जब तक ये बड़ा होगा अपनी सारी संपत्ति मिट्टी में मिल जाएगी। वैसे तुम कर क्या रही हो? उसे नसीहत क्यों नहीं देती? बच्चे यदि गलती करे तो उन्हें नसीहत दी जाती है, जब अच्छे काम करे तो क्या नसीहत देंगे? क्या आप जानते हैं कि गांव वालों से कितना चाहते हैं? उसे देखकर मुझे गर्व होता है। नसीहत तो आपको जरूरत है, आप बदलिए। एक दिन रितेश कार में स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसे जोर से एक हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने कार को रुकवाकर नीचे उतरा, चारों ओर देखा। वहाँ उसे एक हाथी गड्ढे में गिरी हुई दिखाई दी। रितेश उसके पास गया। वो ऊपर निकल नहीं पा रहा था और बेचैन हो रहा था, बहुत जोर से चिल्ला रहा था। रितेश वहाँ से गुजर रहे लोगों को बुलाया। एक आदमी से, गांव वालों को बुलाकर हाथी को बचाइए, ये इस गड्ढे में फंसा हुआ है। ये बात सारा गांव जानता है बेटा, पर इसे बचाने के लिए शहर से क्रेन बुलवाना होगा। किसी का मन नहीं करता कि इतने पैसे खर्च करें। हमारे पास तो पैसे हैं नहीं बेटा, इसीलिए उसे उसकी हाल पर छोड़ दिया है। रितेश तुरंत अपने घर गया। उसने अपने जमा किया हुआ पैसा पूरा निकालकर शहर में एक क्रेन को बुलवाया। उस क्रेन की मदद से हाथी को बाहर निकाला। उसको चोट लगी थी तो उसे ट्रैक्टर में ले जाकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने हाथी के पैर पर लगी चोट का इलाज किया। थोड़ी देर बाद वो ठीक होकर वहां से चला गया। घर आए रितेश से जगन्नाथ, तू कर क्या रहा है? एक हाथी को बचाने के लिए इतना खर्च किया। सारे गांव में किसी को सहानुभूति नहीं है, पर तुम्हें क्यों? बच्चा है सोचकर मारता नहीं हूँ तो तुम तो सिर चढ़े जा रहे हो। कहकर पत्नी से, इसे अब बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अब से इसकी पढ़ाई घर पर ही होगी। इसे 1 रुपया भी मत देना, फिर देखते हैं ये लोगों की सहायता कैसे करता है। रितेश बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद जगन्नाथ, मेनका और रितेश अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए वो कार में गए। कुछ दूर जाने के बाद कार का ड्राइवर, सर कार के ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं सर। सब घबराने लगे। अब क्या करें? वैसे ही ये पहाड़ी रास्ता है, भगवान बचाओ। यूं कार तेजी से जा रहा था। वहीं पास में एक खाई थी। कार उस खाई की ओर जाने लगी। वे सब बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहे थे। कार खाई के किनारे तक गई। वे और जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। कार का अगला हिस्सा खाई में जाने लगा
और पीछे से एक हाथी ने आकर उस कार को पकड़ लिया। जगन्नाथ उस कार से लटक रहा था। हाथी ने उस कार को जोर से खींचा और उसे उठाकर किनारे किया। सब कार से उतरकर चैन की सांस ले रहे थे। जगन्नाथ उस हाथी को देखकर हैरान हुआ। उसने कहा, एक हाथी ने हमें क्यों बचाया? उस हाथी को मैंने बचाया था ना डैडी, इसलिए उसने हमें बचाया। जगन्नाथ की आंखों में आंसू आ गए। घुटनों को टेक कर उस हाथी को प्रणाम किया। बाद में रितेश को अपने बाहों में ले लिया। उस हाथी ने रितेश को अपने सूंड से आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। उस दिन से जगन्नाथ अपने नौकरों और गांव वालों की मदद करने लगा। मेनका और रितेश ये देखकर खुश हुए।